कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो आइए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर 17 प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे 16 ग्रुप एलिमेंट के केमिकल रिएक्टिविटी। तो आइए फटाफट देख लेते हैं, फटाफट सेटिंग डाल दीजिए। 16th ग्रुप एलिमेंट, 16th ग्रुप एलिमेंट कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, यही सब। तो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में क्या कहा गया है उसको जरा देखते हैं गौर से। ऑक्सीजन जो है इन तमाम एलिमेंट्स में सबसे हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऑक्सीजन। उससे कम सल्फर, पर सल्फर जो रिएक्टिव होता है ना वो हाई टेम्परेचर पर होता है। क्यों? क्योंकि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं और यहाँ पर ये क्या होते हैं? ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसके बॉन्ड को डिसोसिएशन करना काफी मुश्किल होती है। तो बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं सल्फर का, तब तक ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन करने के लिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सेलेनियम से लेकर के टेलुरियम, पोलोनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, माने हायर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ आ जाए तो उनके साथ ये कंबाइन कर लेता है। क्लियर? तो क्या कहते हैं इसके संबंध में कि ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी अन्य सदस्य से अधिक होते। सल्फर का रिएक्टिविटी हाई टेम्परेचर पर अधिक होता है। उसके बाद कहता है सेलेनियम से पोलोनियम तक रिएक्टिविटी कम होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो सबसे हायर रिएक्टिव है ऑक्सीजन, इससे कम सल्फर, इससे कम सेलेनियम, इससे कम टेलुरियम और सबसे कम पोलोनियम। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। कारण क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब तक ये ऑक्टा एटॉमिक बॉन्ड से ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। जब तक ये एटॉमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। अतः इसलिए कि इस सब का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाता है, तो उच्च ताप पर ये रिएक्टिव है और ये सब कम रिएक्टिव होते हैं। और सबसे ज्यादा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन कहता है जनरली ऑक्सीजन मेटल से अभिक्रिया कर लेता है, एक्सेप्ट नोबेल मेटल, माने आदर्श धातु। कौन सी धातु? आदर्श धातु। और आदर्श धातु कौन है तो देख लेते हैं। आदर्श धातु Cu, Ag, Au, ये सब क्या कहलाते हैं? आदर्श धातु कहलाते हैं। ये सब ये कम रिएक्टिव होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट। किसको छोड़ करके? नोबेल मेटल को छोड़ करके। कुछ कंडीशन होती है, कैटालिटिक रिएक्शन होता है, तब जाकर के ये सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। देखे हमने खास करके तो ये ऑक्सीजन से तो नहीं के बराबर अभिक्रिया करता है, इसलिए तो इसकी गहना जवाहरात बनाई जाती है, चांदी की, सोना की। इसलिए कि कान में जब कुंडल रहता है ना तो उसमें जंग यदि लग जाए तो देखने में खराब लगेगा। इसलिए क्या करते हैं? इस सब का जवाहरात बनाते हैं कि ऑक्सीजन या मॉइस्चर से अभिक्रिया करता ही नहीं। जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर से अभिक्रिया नहीं करता है तो इसको किस श्रेणी में रखते हैं? आदर्श धातु की श्रेणी में, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। आदर्श धातु कहने का मतलब क्या? आदर्श धातु कहने का मतलब क्या? नॉन रिएक्टिव, अबाउट नॉन रिएक्टिव, लगभग नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होता ही नहीं है, नॉन रिएक्टिव इसी को कहते हैं। लगभग क्या होते हैं? ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। आई बात समझ में? तो नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या? अभिक्रिया नहीं करता है। खास करके ये दोनों, नो रिएक्शन जनरली,
प्रायः अभिक्रिया नहीं करता है। यदि कैटालिटिक रिएक्शन करवाएं, कैटालिटिक रिएक्शन कैटालिस्ट के द्वारा आप उस प्रेशर टेम्परेचर ये कंडीशन दे दें, मैंने ली चेटेलियर प्रिंसिपल से इसको लेकर के जाए तो अभिक्रिया कर लेगा, पर जनरली यदि देखा जाए तो अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए देखे होंगे कि अन्य मेटल भी जो होते हैं, अन्य मेटल कॉपर, एल्युमिनियम आदि आदि और सब जो मेटल होते हैं उस पर क्या करता है कि सोना का सुने होंगे पानी चढ़ाया जाता है, मतलब परत लेप लगाया जाता है, जैसे जिंक का लेप लगाया जाता है। ये भी क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना नहीं चाहता है, जल्दी मॉइस्चर से अभिक्रिया करना नहीं चाहता है, अतः ये क्या है, आदर्श धातु है। तो आदर्श धातु से ऑक्सीजन प्रायः अभिक्रिया नहीं करता है। बाकी अन्य मेटल से सीधा सीधा जैसे ले लीजिए ना, सोडियम प्लस O2 करेगा अभिक्रिया, Na2O बनाएगा, Mg मैग्नीशियम का फित्ता ले लीजिए, ऑक्सीजन को उपस्थिति में आग लगाइए, MgO, लेकिन जलाने से पहले फित्ता को साफ करना पड़ता है। हाईली रिएक्टिव के कारण ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बनाता है, तो MgO का परत जो होता है वो जलनशील नहीं होता है, मतलब दहनशील नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं, पहले साफ कर देते हैं, साफ करके ऑक्सीजन O का परत हटा देते हैं, तब उसमें आग लगाते हैं, तब फटाक से जलने लगता है। सुने होंगे मैग्नीशियम के फित्ता को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन से संपर्क में आकर के, मतलब एयर के संपर्क में आकर के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है और MgO बना देता है। MgO का परत फित्ता पर जम जाता है और तब जब आग लगाते हैं तो MgO स्टेबल कंपाउंड है, जल भी नहीं करता, आगे नहीं लगता, आग लग ही नहीं रहा, तो क्या करते हैं, इसको साफ करते बढ़िया से एकदम और इस परत को हटा देते हैं, तब जब आग लगाते फटाक से आग लग जाता है। आई बात समझ में। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, सबसे जनरली अभिक्रिया कर लेता है, डायटोमिक फॉर्म में भी एटॉमाइजेशन खुद हो जाते हैं ये, पर इन सब के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आइए देखते हैं बारी बारी से कि 16th ग्रुप एलिमेंट किस तरह से अभिक्रिया करता है, किस तरह से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ऑक्सीजन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी क्या है, हेलोजन के प्रति इसकी रिएक्टिविटी क्या है। जनरली 3 टर्म को जानते हैं, जिनमें से हाइड्रोजन के प्रति जो रिएक्टिविटी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहीं से तो बोर्ड में कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि प्रॉपर्टीज से, तो इनको फटाक से नोट करें और हेडिंग लगा दें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, नोट करें फटाक से। तो चलिए इनको मिटाया जाए और हेडिंग लगा दें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। क्या करना है, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को देखना था। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता कैसे देखें कि इस ग्रुप के जो तत्व हैं कौन कौन, यहां तत्व का नाम लिख लीजिए कक्षा में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये सब के सब हाइड्रोजन से क्या करता है, तो ये सब के सब हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कर क्या करता है, ये H2E बनाता है, H2E। पर ये ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। डायरेक्ट हाइड्रोजन से अभिक्रिया ये सब नहीं करता। डायरेक्ट हाइड्रोजन से अभिक्रिया कौन करता है, तो केवल ऑक्सीजन करता है। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के प्रति रिएक्टिविटी में इस वर्ग के सभी एलिमेंट्स कुछ में एटॉमिक फॉर्म में एटम्स हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर H2E मतलब क्या, हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। जहां E बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो क्या क्या लिखें E2S में, H2O, H2S, H2Se और H2Te और एंड H2PO। ये है हाइड्राइड। यहां पर कहता है ऑक्सीजन H2 से डायरेक्ट रिएक्शन कर H2O बनाता है।
जबकि S से PO तक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कार H2S H2Se H2Te and H2PO बनाता है। ऑक्सीजन H2 से डायरेक्ट रिएक्शन कर H2O बनाता है, जबकि S से PO तक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर H2S बनाता है। इसके बनाने से पर आधारित प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो इनके प्रॉपर्टीज पर है। और खतरनाक, कौन सी नाम? खतरनाक, डेंजरस क्वेश्चन है इस पर आधारित। बोर्ड में तो फटाफट यहां से ये सारे प्रॉपर्टीज पूछ लिए जाते हैं। और प्रॉपर्टीज पर कंपैरिजन करने वाले H2O, H2S, H2O, H2Se, H2O, H2Te, H2O, H2PO, इस पर आधारित क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं। तो देखना मांगता है हाइड्राइड का प्रॉपर्टीज, तो फटाक से तो नोट करें, देखते हैं हाइड्राइड्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, फटाक से नोट करें। तो चलिए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या देखना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स माना H2E, E का प्रॉपर्टी देखना है। तो सबसे पहले क्या देखें? स्ट्रक्चर ऑब्लिक बॉन्ड एंगल, एक एक करके लिखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अच्छा रहेगा। तो बॉन्ड एंगल यहां पर देखिए, स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल के बारे में कहा जाता है कि इस वर्ग के सभी एटम, फर्स्ट में लिखें एलिमेंट्स का के हाइड्राइड एंगुलर होता है तथा सभी का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सभी का sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए, OH SH SEH TEH। आगे बॉन्ड एंगल की बात कर ले, बॉन्ड एंगल की लॉन्ग पेयर बॉन्ड एंगल की बात करें तो लगभग 104 डिग्री, लगभग 97 डिग्री, लगभग 91 डिग्री और लगभग 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री। इनकी डाटा दी गई है 92, 91, 90, 97 नहीं, ये 92 डिग्री, 92, 91, 90, ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब बॉन्ड एंगल पर विचार करें तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है कि 104 डिग्री, 102 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहां पर एक खतरनाक क्वेश्चन आता है कि NH3 तथा H2O का NH3 तथा H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 तथा शेप sp3 है, तो दोनों के बॉन्ड एंगल में अंतर क्यों? ये क्वेश्चन आ जाता है रे बाबा, क्या
NH3 तथा H2O का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पर बॉन्ड एंगल में अंतर क्या? तो यहाँ पर देखिए, इसको जरा मिटाएं, नीचे वाले को, ये नीचे वाले तुम मिट जाओ, नीचे वाले खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक। देखिए NH3 की यदि बात करें, H देखा होगा 107 डिग्री, 107 डिग्री, और यहाँ पर देखते हैं H, यहाँ पर देखते हैं H, तो यहाँ पर देखते हैं 104 डिग्री ऐसा क्यों? बट बॉन्ड एंगल ये ज्यादा और ये कम, ऐसा क्यों? तो इसकी आंसरिंग होती है कि NH3 में एक लोन पेयर Lp है, जबकि H2O में दो Lp है। इसीलिए मम्मी ने मेरी ना क्या करा, इसीलिए Ht Lp रिपल्सन Lp Bp रिपल्सन से अधिक होता है। Lp रिपल्सन Lp Bp रिपल्सन से क्या होता है? अधिक होता है। इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पर दो बना देते हैं आंखें, इसको कहते हैं Lp Bp रिपल्सन, Lp Bp रिपल्सन। और यहाँ पर जो है ये दोनों, ये Lp रिपल्सन है, ये लोन पेयर रिपल्सन। तो ये रिपल्सन ज्यादा और ये रिपल्सन कम, तो ये रिपल्सन ज्यादा आता है, ऐसे करके इसको धकेलता है, ये धकेलता है इधर की ओर। तो ज्यादा कौन है, ये वाला कि ये वाला? ये Lp कैसा रिपल्सन है? Lp रिपल्सन है, तो ये धकेलेगा, तो फिर ये करेगा इसको, यहाँ पर देखिए ना Lp Bp, तो ये तो Lp Bp है केवल, और यहाँ पर Lp और Lp Bp दोनों है। तो ये क्या करता है, इसको ऐसे करके दबा देता है, ये 107 डिग्री, और इससे ये ज्यादा दबा दिया 104 डिग्री, तो ज्यादा होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घटता है। इसीलिए बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल ऑफ H2। ये है इनके आंसर। तो ये देखे अपन स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल से संबंधित कहानी, ये 15वें वर्ग से तुलना किया गया है। अब ऐसे भी कह सकता, इसी प्रश्न को उल्टा करके, इसी प्रश्न का भाषा कैसे बदलेगा? ग्रुप 15 के 15 के तत्वों के हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल अधिक होता है, जबकि ग्रुप 16 के हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल कम होता है। क्यों? सेम प्रश्न की भाषाएं अलग अलग पर उत्तर एक। तो यहाँ NH3 हटा करके क्या कहेंगे? वर्ग संख्या 15 में एक लोन पेयर, जबकि H2 माने ग्रुप संख्या 16 में दो लोन पेयर होते हैं। Lp रिपल्सन Lp Bp रिपल्सन से अधिक होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घटता है। बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 माने बॉन्ड एंगल ऑफ 15th ग्रुप ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल ऑफ 16th ग्रुप। आंसर सेम, बदलेगा केवल NH3 के जगह पर ग्रुप 15 और H2 के जगह पर ग्रुप 16। आंसर सेम, तो आंसरिंग करके आएंगे। ये आपके लिए बदलना बस यही है।
तो ये रही स्ट्रक्चर से संबंधित बातें। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे समझ में आ जाए ना तो लाइक ठोक ही दीजिए, नोट करें फटाक से। तो चलिए प्रश्न लिख लिए, यहाँ पर थोड़ी सी छूट गया था। हाइड्राइड का होता है, हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल कम होता है, ठीक। इनको इरेज करते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इरेज क्या है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है फिजिकल स्टेट। यहां से एक प्रश्न बनता है, फिजिकल स्टेट। जैसे जैसे स्टेप दर स्टेप बढ़ते जाएंगे एक एक प्रश्न बनता जाएगा, नहीं। फिजिकल स्टेट तो देखिए कहता है H2O एक रंगहीन कॉमा गंधहीन कॉमा स्वादहीन स्वादहीन कुछ स्वाद में कोरोना हो गया, नहीं, स्वादहीन तरल बोले तो लिक्विड है। H2S से H2PO तक सभी हाइड्राइड, H2S से H2PO तक सभी हाइड्राइड रंगीन गंधयुक्त धूपदीप बोला ये क्या हो रहा है, गंधयुक्त जथाभाग, सॉरी ये संस्कृत कहां से, नहीं, सभी हाइड्राइड रंगीन गंधयुक्त एवं जहरीला, कौन सा रीला, जहरीला गैस, जहरीला गैस है। प्रश्न उठ गया, प्रश्न आ गया, लिखे प्रश्न। कहता है कि क्वेश्चन H2O तथा H2S एक ही वर्ग के, क्वेश्चन की भाषा और भी हो सकती है, एक ही वर्ग के तत्वों का हाइड्राइड है, तो H2O तरल तथा H2S गैस क्यों? क्वेश्चन की भाषा और कारण बताएं कि H2O तरल जबकि H2S गैस है। कारण बताएं, क्वेश्चन की भाषा और H2O तथा H2S में तरल कौन, ये भाषा, ये क्वेश्चन अच्छी, ये क्वेश्चन, ये भाषा नहीं। कारण बताएं कि H2O तथा H2S एक ही वर्ग के तत्वों का हाइड्राइड है, तो H2O तरल तथा H2S गैस क्यों? कारण बताएं कि H2O तरल जबकि H2S गैस है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भाषा। और भी भाषाएं हो सकती है, अपन को नहीं आता है, गरीब आदमी कहां से इसकी जानकारी दे, नहीं। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा, इसकी आंसर क्या होगी। आंसर H2O में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसके कारण H2O का अणु आपस में संघनित होकर तरल अवस्था में रहता है, जबकि H2S
अन्य माने के H2SE H2TE H2PO H2 जबकि H2S अन्य में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं जिसके कारण इसके अणु दूर रहता है, दूर गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में रहता है। कारण खत्म। आंसर पसंद आया ना? तो देख लीजिए एक बार आंसर को फिर से देख लीजिए, पसंद कर लीजिए। H2O में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं जिसके कारण H2O का अणु आपस में, देखो जी कितना छूट जाता है, आपस में संघनित होकर तरल अवस्था में रहता है। तरल अवस्था बहुत छूट गया जी। कहाँ आप लोग रहते हो? तरल अवस्था में रहता है। जबकि H2S या अन्य H2SE H2TE H2PO में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं जिसके कारण इसके अणु दूर गैसीय अवस्था में रहता है। आंसर खल्लास। और भी आई मार्क लगाएंगे ना? अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के कांसेप्ट। एक चीज यहाँ पर नोट नहीं याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड किन में पाए जाते हैं? नोट में NH3 H2O और HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पूछ लेता है कभी कभी किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? NH3 H2O HF। माने फोन के साथ यदि H आ जाए तो उनके फोन फोन के साथ यदि H आ जाए तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कहीं इसके अलावा भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं। जब भी बनेगा तो किनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड? किनके बीच? NH के बीच, OH के बीच, HF के बीच। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। आई बात समझ? तो इसको आंसरिंग को नोट करें और फिजिकल स्टेट कहानी खत्म। देखेंगे अगला एमपी एंड बीपी। तो हाइड्रोजन एमपी और बीपी में भी इसी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को पकड़ेंगे, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आंसरिंग कर लेंगे। खतरनाक क्वेश्चन फटाक से नोट करें इनको। चलिए 3वां प्रॉपर्टी देखते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं, दोनों एक ही ऑर्डर में चलता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखना मांगता है। देखिए कहते हैं कि H2O का MP एंड BP सबसे अधिक होता है, कारण इसका यहीं पर जान लीजिए और क्वेश्चन अपने आप लिखेंगे। कारण इसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है।
दूसरा कहता है H2S से H2TE तक MP एंड BP बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कारण मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से MP एंड BP बढ़ता है। यदि इनको हम ग्राफ पर देखें तो इस पर लिखते हैं MP को H2O, H2S, H2Se, H2T, ऐसा चलता है। तो सबसे कम किसका? MP एंड BP, H2S का। तो ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर क्या देखें? ऑर्डर क्या हो जाएगा? H2O सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा H2TE, इससे ज्यादा H2Se और सबसे कम H2S। अब यहां पर देखते हैं BP को। इस पर BP को दिखाएंगे। H2O, H2S, H2Se और H2TE। PO का यहां मेंशन नहीं करते हैं, इस पर मॉलिक्यूल को दिखाते हैं। ऑर्डर यदि देखें इनकी, ऑर्डर देखें तो H2O सबसे ज्यादा, उससे कम H2TE, उससे कम H2Se और सबसे कम H2S। आइए इस दोनों पर खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं। कारण तो यहीं से बनेगा, आंसर यहीं से। खतरनाक क्वेश्चन, और आंसरिंग अपन बोल देंगे, आपको लिख करके लाना है। पहले इसको नोट करें फटाक से, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन का आंसरिंग इसी से मिलेगा आपको। हो सकता है इसको एमपी में पूछ दे, हो सकता है इसको बीपी में पूछ दे। कहता क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि H2O का बीपी अधिक, मार्कर चेंज करने दिया जाए। कहता है H2O का बीपी अधिक तथा H2S का बीपी कम क्यों? क्वेश्चन की भाषा, H2O तथा H2S में हो सकता है BP या MP, दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं, में BP अधिक किसका है और क्यों? हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछते। तो कारण क्या है कि H2O के अणु प्रबल हाइड्रोजन आबंधन से जुड़े होते हैं। यहां पर देख लीजिए, H2O के अणु प्रबल हाइड्रोजन आबंधन से जुड़े होते हैं, जबकि H2S के अणु दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन बंधन के कारण H2O का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, जबकि H2S का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी का आंसरिंग करके आप लाएंगे। तो ये रह गई। आइए देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। फटाक से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और यहां पर हम लिखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो प्रबल होते हैं, अन्य से काफी प्रबल होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल, चौथा नंबर थर्मल स्टेबिलिटी, चौथा स्टेबिलिटी माने अस्थायित्व। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में कहा गया है कि H2O काफी स्टेबल है, इससे कम H2S और इससे कम H2Se, इससे कम H2TE और इससे सबसे कम वो उधर चलिए गया सबसे कम। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये
कारण क्या है इनका? कारण H2O थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही चलेगा। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही चलता है। कारण क्या है? कारण कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी घटता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वही बॉन्ड एनर्जी, तो स्टेबिलिटी घटता है। तो कैसे घटता है? तो देखिए, O से TE तक जाने पर आकार बढ़ता है। क्या होता है? और आकार बढ़ता है। जाने O से कहां तक? TE तक जाने पर होता क्या क्या है? आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। बॉन्ड एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी घटता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी घटता है। ये लिख लिए होंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी घटता है। तो लिखिए लिए हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि H2O स्टेबल जबकि H2S या अन्य अनस्टेबल है, क्यों? तो आंसर है H2O का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अधिक होने से यह स्टेबल है, जबकि H2S या अन्य का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने, आकार बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता है, जिसके कारण इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी घटता है। अतः ये क्या है? अनस्टेबल है। इसी के आधार पर देखिए ए नंबर में एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है कि H प्लस आयन अधिक होने से एसिडिक कैरेक्टर H प्लस आयन प्राप्त होने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता। तो H प्लस आयन कब मिलेगा? जब स्टेबिलिटी घटेगा। तो स्टेबिलिटी आसानी से SO से TE तक जाने से H प्लस आयन आसानी से प्राप्त होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी घटता है। स्टेबिलिटी क्यों घटता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगा, हाइड्रोजन आसानी से प्राप्त होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर? इसी के आधार पर दूसरा नंबर है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इनको फटाक से आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसी के आधार पर बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? नहीं, जो आसानी से
H त्याग करेगा वे प्रबल की आलू, वे प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां पर देख लीजिए ना, यहां पर देख लीजिए, O से TE तक जाने से H+ आयन आसानी से प्राप्त होता है क्योंकि स्टेबिलिटी घटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वही तो कहानी है ना। तो यहां पर O नहीं लेंगे, S2H से H2TE तक जाने पर H आसानी से प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। कौन? H आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्यों आसानी से प्राप्त क्यों होता है? स्टेबिलिटी घटता है, स्टेबिलिटी घटता है क्यों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी घटता है। तो बॉन्ड एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी घटता है, स्टेबिलिटी घटता है तो H आसानी से प्राप्त हो जाता है। H जब आसानी से प्राप्त होता है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? H2S, H2Se, H2Te। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2, इससे ज्यादा H2PO। यहां पर एक बात हम नोट में लिखना चाहेंगे, नोट में वाटर H2O रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। जब किसी चीज को हम जल में घोलते हैं ना तो वहां से H+ आयन और OH प्राप्त हो जाता है। तो जल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, इसलिए जल को अपन छोड़ दिया। बात समझ में आई? तो ये स्टेबिलिटी पर आधारित एसिडिक कैरेक्टर और इसी स्टेबिलिटी पर आधारित रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आपको यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि H2S तथा H2O में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो यहां पर H2O होगा क्योंकि इसकी नेचर ही है रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। यदि एसिड की बात पूछ लें तो सबसे बेहतर एसिड H2Te, जो आसानी से H+ दे दे, फटाक से इसको नोट कर लें। देख लेते हैं एक आध छोटी छोटी बातें और हैं। 5वां नंबर देख लेते हैं, वोलाटाइल। तो H2O कम वोलाटाइल होते हैं, जबकि माना उड़नशील, जबकि H2S से H2Te तक अधिक वोलाटाइल होते हैं। 5वां नंबर देखते हैं कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो फजांस रूल लगाइए, कोवैलेंट कैरेक्टर को जानिए केमिकल बॉन्डिंग से, नहीं किसके रूल को? फजांस के रूल को। तो देखिए O से TE तक बढ़ने से कोवैलेंट, O से TE तक बढ़ने से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एनायन का आकार बढ़ता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा? H2O, H2S, इससे ज्यादा H2Se और सबसे ज्यादा H2Te। तो ये ऐसे करके कोवैलेंट कैरेक्टर की ऑर्डर होती है। आइए देखते हैं बर्निंग, 5वां, 6ठा नंबर, 7वां हो जाएगा, 5वां, 6ठा, 7वां। देख लीजिए शुभ अंक पकड़ा गया है, लगता है लास्टिंग ही ना हो जाए। नहीं, बर्निंग कहते हैं कि H2S से H2Te तक सभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की इसको कहाँ लिखें? ऑक्सीजन की इसको अपन ऊपर लिखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रेजेंट में ब्लू फ्लेम ज्वाला
के साथ जलता है। H2O नहीं जलता है, याद रखना, H2O नहीं जलता। कौन जलता है? मैंने H2S से H2TE तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंट में ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। क्लियर? फटाक से नोट करें। तो चलिए नोट कर लिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7वां कैरेक्टर, 7 गुण जो क्वेश्चन दिए हैं वो बना करके आए। इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड लेक्चर 18 में अन्य प्रॉपर्टीज के साथ, रिएक्टिविटी कैरेक्टर के साथ। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना रिएक्शन दें। यदि पसंद आ जाए तो लाइक कर दें। लाइक नहीं कर देना, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।